बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, रहम उस पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करे। कोशिश किया करें कि दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमती इकदामात पर आज बात की जाएगी, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से भी आज मौजू जो है वो डिस्कशन में रहेगा। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया नाज। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद कयूम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब क्या कहेंगे, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि इक़दामात किए जाएंगे कि गर्दिशी कर्जों में जो है वो कमी के लिए बड़ा पुराना इशू चल रहा है गर्दिशी कर्जों का, वो कैपेसिटी पेमेंट्स और ये कुमुलेट होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ज़ाहिर उसमें कोई बिल्ट इन इनहेरेंट फॉल्ट है, यानी अंदरूनी इसके अंदर एक ऐसा फॉल्ट मौजूद है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वैसे तो आप देखें डेट जो है दुनिया भर में जो भी ममालिक अंडर डेट हैं या जो भी मईशत जो है जिस पे बोझ है कर्जों का, वो सारा कर्ज गर्दिशी कर्जे ही हैं। सिर्फ आप ये तो ना देखें कि सिर्फ बिजली के महकमे में है, पूरा मुल्क ही गर्दिशी कर्जों में गुजर रहा है जी। और एक अरसे से गुजर रहा है। फिर जो भी हुकूमत आती है वो अपने तौर पे एक निज़ाम चलाने के लिए कर्जे लेती है, अपनी पॉलिसीज होती हैं, हासिल करती है, क्योंकि इसलिए कि इसको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हमने खुद नसारी की तरफ ज़्यादा गामजन नहीं हुए। वैसे तो दुनिया जो है वो बाहमी निसार पे ही चल रही है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है जी। लेकिन साथ साथ वो अपनी एम्पावरमेंट भी कर रहे होते हैं, अपने तमाम वो शोबे जो इकोनॉमिक इंजन को चलाते हैं, अपनी रिसोर्सेज की भी प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, अपनी तरजीहात का तयन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वसाइल पहले से मौजूद हैं, क्या नए वसाइल पैदा करने हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत बड़ा जो बड़ी रिसोर्स है वो तो ज़राअत ही है जी, जिसको अगर इतना बड़ा लैंड मैस है, बहुत बड़ा दुनिया का फर्स्ट और सेकंड नंबर का आपका आबाशी का निज़ाम है। फिर यह है कि आपका जो किसान है वो उसकी वैसे फितरी तौर पे ओरिएंटेशन है, यानी काश्तकारी की तरफ। हाँ, उसमें यह है कि उसको थोड़ी तरबियत देने की जरूरत है, क्योंकि वो एक खास रवायती तौर पे ये खाद डालनी है, इतना पानी किले में वो एकड़ में खड़ा करना है, वो गलत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में पानी का ज़िया है। इस तरह मुख्तलिफ औकात में स्कीमें भी आती रही हैं, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट कमेटियां बन जाती थी। पहले इमदाद बाहमी के तहत भी थोड़ी चली है वो हमारे यहाँ फार्मिंग, वो फिर मफकूद होगी क्योंकि हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि देहातों में लोग आपस में वो चपकलश भी रखते हैं बरादरी इज़म की बेसिस पे। तो हालांकि बाहर के ममालिक में, बल्कि खालिद साहब और हमारे दोस्त भी, हम चीन में भी जाके हमने उनका कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिलसिला देखा। तो देखें स्पेस हर वक्त होती है, हुकूमत के पास गुंजाइश होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि एक बाकायदा महकमा होता है तमाम ममालिक में, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ मतलब वो डोरमेंट है, बिल्कुल सोया हुआ है। वो कहते हैं वेज एंड मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। ये दो ऐसे महकमे हैं कि O&M और वेज एंड मीन्स। कभी नॉर्मली आम किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को पूछे तो कहते हैं ये भी कोई महकमे हैं, जिस तरह वेट्स एंड मेजर्स एक महकमा है, कभी उसको आपने मुतहरक नहीं देखा, यानी नाप तोल भी पूरा नहीं होता जहां भी जाएं आप, पेट्रोल पंप्स पे बेईमानी हो रही है सारा, यानी मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की भी जब हम बात करते हैं ना, ये भी एक घिसी पिटी सी बात होगी जी, अमल दरामद अमल दरामद। अमल दरामद जो होता है ना, वो सिर्फ बाय यूज ऑफ फोर्स नहीं होता। आपने एक सिस्टम को डेवलप करना है इस तरीके से कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उसका एक हिस्सेदार बनाना है, यानी उनको अहदाफ भी देने हैं, जिम्मेदारी भी देनी है और टारगेट्स को भी, और हाँ जी, और जिम्मेदारी के अलावा उनका एहतसाब भी करना है। तो जब एहतसाब की हम बात करते हैं, हम सिर्फ मालियाती एहतसाब की बात करते हैं। जो अहदाफ का एहतसाब है वो ज्यादा जरूरी है, सही, अगर जो अहदाफ दिए जाए। लेकिन यहाँ पे यह है कि एडहॉकिज्म सी है या एक इदराक भी नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो अलमिया है कि हर शख्स हर फन मौला बना हुआ है। अगर कोई आदमी सीनियोरिटी के साथ, वक्त के साथ वो ग्रेड 22 में चला जाता है और वो एक समझ लेता है कि मैं बस अब अकले कुल हूँ, वो फाइल के ऊपर इस तरह की नेगेटिव नोटिंग करते हैं। आप बहुत कम वैसे मैंने लोग देखे, मुझे सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर याद है
کہ ان کی نوٹنگ جو گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک جاتی تھی اور وزیر اعظم کو تھرو پرنسپل سیکرٹری جاتی تھی، اس میں نوٹ شیٹ پہ کہ ان کے 8 5 10 15 جگہ پہ ڈیٹیلڈ تفصیلی نوٹس ہوتے تھے صحیح کہ یہ ان لائنز پر اس چیز کو غور کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی پروو کر لیا جائے کہ یہ تجویز بہتر ہے. پوری ایک جامعہ رپورٹ ہاں، ہوتی ہے. اس طرح کا ایک اور مجھے بس یاد ہے کہ محترمہ کے دور میں بھی ایک لاس اینجلس میں ہمارے کونسل جنرل کی تعیناتی تھی. جی جی تو انہوں نے کہا کہ یہ فارن افیئرز نے مجھے بھیجی ہے یہ سمری، بٹ وائی اے کونسل جنرل، کیوں نہ ایک اکنامک منسٹر وہاں تعینات کیا جائے. صحیح کونسلر افیئرز کے تو وہاں فرسٹ سیکرٹری سیکنڈ سیکرٹری پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. جی جی تو وہ جا کے تجارت کو فروغ دے. صحیح. تو تجارت کو جب آپ فروغ دیں گے تو کوئی کچھ نہ کچھ تو آپ کو حاصل ہوگا نا. صحیح. تو یعنی آپ کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس سے باہر آ جائیں گے آپ. صاحب یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اکنامک منسٹر جو ہیں وہ امبیسیز میں تعینات کی. جی 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 صحیح بالکل. خالد صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ دیکھیے یہ جو گردشی قرضے والا کویسچن ہے نا جی آپ کا، میرا خیال ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے جو پچھلی حکومتیں ہیں، بالخصوص آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا جو پچھلا دور تھا 2013 میں، انہوں نے شاید زیرو کر دیے تھے ایک ٹائم پہ جی گردشی قرضے جو انرجی سیکٹر کے ہیں. لیکن جو معاہدے ہم نے جو کیے ہماری حکومتوں نے، کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، مسلسل جو حکومتیں 3 رہیں، جو سیاسی حکومتیں بھی 2 تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اور جنرل پرویز مشرف کا دور بھی جو رہا، اس میں جو معاہدے کیے گئے آئی پی پیز کے ساتھ جو کیے گئے، میرے اپنا خیال ہے کہ وہ معاہدے کچھ اتنے بہتر نہیں رہے پاکستان کے لیے. ہم نے مہنگے معاہدے کر لیے ٹھیک، اور وہ معاہدے ٹھیک چل سکتے تھے اگر پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ بہتر طریقے سے چلتا. یہ پروسیس کیونکہ اس طرح سے اس پیس سے نہیں چل سکا جو ہماری کنزمپشن اتنی ہوتی کہ ہم جو کچھ جتنی بجلی پیدا کرتے ہیں اور جس ریٹ پہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بہت بڑا مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ بجلی کیوں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا. جی بالکل. اس وجہ سے یہ ہمیں معاہدے بھی کرنا پڑے. اور مجھے یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جو پہلا 94 میں جو ان کا 90s میں جو ان کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی ان کو معاہدے ایسے کرنے پڑے جس میں ہمیں بجلی مہنگی خریدنا پڑی. وہ کہتی تھی وہ بجلی ہے نہیں، ہم کریں کیا، تو ہم کریں کیا. پھر وہ کہتے تھے. پھر مطالبات اتنے زیادہ تھے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کیونکہ اپنے ریسورسز نہیں تھے، سو جب معاہدے کیے تو اس میں ہمیں کچھ معاہدے مہنگے بھی کرنا پڑے، سخت شرائط پہ معاہدے کرنا پڑے. ٹھیک. اب بھی اس کے بعد جو معاہدے ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ سخت شرائط پہ ہوئے ہیں. اچھا، اس پہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈالر میں اس کی پیمنٹ کرنی ہے. ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا، یہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. اچھا، جو ابتدائی معاہدے تھے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ معاہدے تو ایسے تھے کہ جو ایک خاص ایک رکھ کے حد رکھ کے تو اس پہ ڈالر کا ریٹ رکھ کے اس میں معاہدے کر لیے گئے تھے. لیکن جو بعد میں جیسے چائنیز کمپنیز کے ساتھ یہ معاہدے ہوئے، چائنا ہمارا دوست ہے لیکن ظاہر ہے جہاں کاروبار ہوتا ہے وہاں کاروبار ہی ہے. انہوں نے جو معاہدے کیے اس میں ہمارے لیے یہ شاید چھوٹ اس طرح نہیں رہی، بلکہ ڈالر کی جو ریٹ جیسے بڑھتا ہے تو ہمارے اوپر قرضہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو اب ہم نے سی پیک پروجیکٹ شروع کیا، سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جتنی بجلی پیدا کرنا تھی اور جتنی کنزیوم کرنی تھی وہ ہمارے، کیونکہ وہ انڈسٹریل زون قائم نہیں ہوئے، ہم نے وہ کام نہیں کیے، ہمارے حصے کا جو پاکستان میں کام تھا وہ نہیں ہو سکا. سو اس لیے یہ قرضے جو ہیں ہمارے اوپر بوجھ بنتے گئے. اور اب کوئی بھی حکومت اگر کوشش بھی کرے گی، جس طرح سے بھی کوشش کرے کہ وہ ان کی پیمنٹس کر سکے، لیکن وہ اتنا آسانی سے پاسبل نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاسبل ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہے کہ ہم مہنگی بجلی کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ بھی مہنگی ہے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے. ہماری برآمدات کے کم ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب یہاں ہمارے مقابلے میں جو کنٹری اسی ریجن کے ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، چائنا ہے، اور چائنا تو ظاہر ہے اور انڈیا بھی ایک، یہ دونوں بڑی میجر پاورز ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش بھی بڑی، اس نے ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں بڑی جگہ لی ہے، اس پروگریس ترقی کی انہوں نے. سو یہ ہمارے یہ مسائل جو ہے نا، اس کی ریزن تو یہ بنی ہے. اب یہ چیزیں میرا اپنے خیال یہ کے مطابق کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جیسے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ کو غلط نہیں ہے کہ آپ بے شک، یہ میرا خیال ہے 2027 تک یہ آئی پی پیز کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ہیں. جب تک آپ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی ان کمپنیوں سے بھی، ان ممالک سے بھی جن سے وہ بلانگ کرتی ہیں، کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب ہمارے یہ معاملات ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اتنا افورڈ کر سکتے، اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، اب اس پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے.
इनिशिएटिव महज दावों से या बातों से नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। आप देखिए ना, जैसे आर्मी चीफ ने जो कल परसों जो मुलाकातें उन्होंने की हैं ताजर कम्युनिटी से जो मुलाकातें की हैं, इन मुलाकातों में बुनियादी तौर पे किस चीज पे बात हुई? सारी की सारी मईशत से रिलेटेड है, और मईशत जो है हमारी एनर्जी से रिलेटेड है, और उसमें जितनी बातें मईशत के हवाले से हुई उसमें तमाम चीजें, बाकी तो चले उसमें डॉलर पे भी बात हो गई, उसमें स्मगलिंग पे बात हो गई, उसमें सिक्योरिटी पे बात हो गई, उसमें बत्ताखोरी पे बात हो गई, लेकिन असल बुनियादी नुक्ता जिस चीज पे सबने अपना कंसर्न शो किया वो ये था कि जनाब हमारा मुल्क जो है इसकी मईशत डूब रही है, इस मईशत को किस तरह से बचाना है। सो मईशत के गिर्द ये जो जाले हैं मुख्तलिफ, जिस तरह से इन्होंने मईशत को हमारी को ऐसे जकड़ लिया है, तो इस मईशत को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। इसमें आप कोई भी इंडिविजुअल कोशिश करके देख ले, उसको फायदा नहीं हो सकता, वो उसका कुछ मुदावा नहीं कर सकता। इसमें अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अब इस पे टास्क फोर्सेस बन रही हैं, वो जो टास्क फोर्सेस बन रही हैं इसकी इस तरफ भी आर्मी चीफ ने इसकी निशानदेही की है कि टास्क फोर्सेस बनाई जा रही हैं। ये जितनी भी टास्क फोर्सेस बनाई जा रही हैं, ये जब तक मिल बैठ के और बहुत जल्दी में और बहुत तेजी में ये काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये क्राइसिस जो है हमारा खत्म नहीं हो सकता। एनर्जी का क्राइसिस खत्म करें, गर्दिशी कर्जों का जो बहरान है इससे बाहर निकलें, अपनी इंडस्ट्री को सांस लेने का मौका दें, फिर आपकी इंडस्ट्री जो है किसी कंपटीशन में आ सकती है। ये इसकी बुनियादी मेरा ख्याल एक वजूहात भी इसमें ये है, इससे निकलने का तरीकाकार भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और खालिद क्यूम साहब, जब हम बात करते हैं, जिस तरह खालिद फारूकी साहब बात कर रहे थे कि अब हमें प्लानिंग जो है वो प्रॉपर अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक सख्त शराइत पर मुआहदे हो गए, उस वक्त बिजली नहीं थी। जिस तरह बात करें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी फरमाती थी कि बिजली नहीं है, लेकिन फिर सख्त शराइत पर मुआहदे करने पड़ गए। अब 2027 में जो है एक्सपेक्टेड है कि मुआहदे जो IPPs वाले जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो कम अज़ कम अभी से हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो महंगी बिजली का जो मामला है, जो इशू है, इसकी बुनियाद दरअसल जो IPPs हैं, जो महंगे दामों जिनके साथ जो है वो मुआहदे किए गए, एक तो बुनियाद वो हैं, और उसके साथ जो है बिजली चोरी और लाइन लॉसेस, ये, और इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है रिकवरी। ये 3-4 जो मसाइल हैं, ये दरअसल जो हैं ये बुनियाद हैं सारे इस इशू की, और इस सारा बिजली का जो मामला है और बिलों की मामले पर भी देखिए कि हम IMF के साथ एक मुआहदे में जुड़े हुए हैं। सही, हम मुआहदा नहीं तोड़ सकते। ठीक, अगर हम मुआहदा तोड़ेंगे तो जिस तरह साबिक PTI के दौरे हुकूमत में IMF के साथ जो मुआहदा था उससे इनहराफ किया गया, तो फिर उसके जो नताइज हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए रिलीफ के जो बिजली के बिलों पर जो इक़दामात हैं वो दरअसल IMF के साथ, जो IMF की मंजूरी के साथ मशरूत हैं। सही, लेकिन इसके साथ जो हमारे काम करने वाले हैं उनमें ये है कि हम जो लाइन लॉसेज हैं 20% के करीब जो हैं, 20% के करीब लाइन लॉसेज और बिजली चोरी है, इसको रोकने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक अजलास की सदारत करते हुए जो है वो सख्त एक्शन जो है बिजली चोरों के खिलाफ, और इसके साथ जो नादहिंदगान है, जो रिकवरी का अमल है, वहाँ पर भी एक्शन लेने की हदायत की है। और इस हवाले से ये भी हदायत साथ वज़ीर आज़म ने की है कि ये एक्शन जब लिया जाए तो इस हवाले से सूबाई हुकूमतों को और कानून नाफज करने वाले अदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि जो रिकवरी का और एक्शन का अमल है वो मौसर हो सके। और जिस तरह देखिए फरूकी साहब भी फरमा रहे थे, मियाँ साहब फरमा रहे थे, जो सर्कुलर डेट का मामला है, ये भी बदकिस्मती से जो है 2500 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट था, ये भी दरअसल PTI की साबिक हुकूमत अपने आखिरी दिनों में छोड़ कर गई, और पिछली हुकूमत ने इसमें कुछ अदायगियाँ की, जिससे अब जो है ये 2500 अरब से कम होकर 2300 अरब जो है वो रह चुका है। लेकिन इसके साथ एक और मसला ये है कि इस वक्त भी 2200 अरब रुपए के जो हैं वो बिजली के नादहिंदगान हैं जी, रिकवरी के अहम इशू, और ये नादहिंदगी जो है ये भी ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ जो सार्फिन पर जो एक और बड़ा जो बोझ बढ़ रहा है कि इस रवा माली साल के दौरान 2023-24 के दौरान 2000 अरब की जो है
وہ اس کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے. صحیح. پچھلے مالی سال کے دوران 1300 ارب روپے کی یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا جو ہے یہ ایشو تھا. اور اس وقت ہماری جو ڈسکوز ہیں, جو ہماری تقسیم کار بجلی کی کمپنیاں ہیں, اور وہاں پر ان کی جو ایفیشنسی ہے اس کا ایشو ہے. اور خاص طور پر جو کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر یہ 5 ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, جن کی ریکوری کا سب سے بڑا ایشو ہے. اور مجموعی طور اگر آپ دیکھیں تو 700 ارب کے قریب جو ہے وہ بجلی چوری اور لائن لاسز جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں. اور ان 5 کمپنیوں کے اندر جو ریکوری کا ایشو ہے اس میں 60% تک جو ہے وہ ریکوری ہو ہی نہیں رہی. اور اس ریکوری کا جو عمل ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا بھی بوجھ جو ہے وہ بجلی کے صارفین پر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو اجلاس کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے, اس میں ایک اور ان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ جو سولر کے پروجیکٹس ہیں ان کو خاص طور پر ایک منصوبہ ہے 2400 میگا واٹ کا سولر کا, وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے. اور اس کے ساتھ جو رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں جن میں ونڈ انرجی ہے, ہائیڈل اور دوسرے جو منصوبہ جات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان منصوبہ جات کو بھی آگے بڑھایا جائے. اس وقت بھی سندھ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 1500 میگا واٹ تک جو ہے ونڈ انرجی سے توانائی پیدا ہو رہی ہے, اور کول سے 2600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اپنے کوئلے سے, مقامی کوئلے سے, تھر کے کوئلے سے پیدا. بالکل خالد صاحب اس پر مزید بات کریں گے میاں سیف الرحمان صاحب سے, لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر ہیں. اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں کشمیری عوام کو اس تصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اس تصواب رائے مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا فوری حل عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. میاں صاحب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. ہاں دیکھیں بجلی چوری ہی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جس طرح بھی بات کی گئی نا دہندگان بہت سے علاقوں میں بڑا اہم ایشو ہے, بہت سے علاقوں میں ایون آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے جو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں لیسکو کے, اسی آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کے بھی کچھ ایسے علاقے ہیں خاص طور پہ سرحدی دیہات کہ جہاں لوگ وہ باقاعدہ بندوقیں لے آتے ہیں اگر میٹر
लगाने वाले आए या मीटर रीडिंग वाले आए, बाज़ का तो लगाने नहीं देते। सही। मैं खुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब डीजी खां का एक ट्राइबल एरिया, वहाँ पे मेरे एक अजीज़ हैं, तो वो मुझे कह लेंगे जी हम गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ जाते हैं और हमारा 3-3 AC चल रहे होते हैं और 24 घंटे चलते हैं। मैं कहा यार 24 घंटे तो AC की ज़रूरत भी नहीं होती। वो कहते नहीं हमारे तो, वो अपनी जो ज़ुबान बोलते हैं, कहते हैं जी हमारा, मैं क्या ये इशू है क्या, कहते हैं जी मीटर ही काई ना, मीटर ही कोई नहीं है हमारा। तो मैंने कहा मीटर का ही ना क्या मतलब, कहता बिल का ही ना और मीटर का ही ना। कहता जी किसी की जरूरत ही नहीं है वहां आके मीटर लगाए या हमसे बिल ले। तो ये जो हीरोइज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है ना हमारे मुल्क में, जैसे हीरोइज्म या ये वायलेट करना जुर्म, लेकिन ये नेगेटिव है सर। नहीं, जुर्म और गुनाह के दरमियान, देखिए स्मगलिंग जो है ना वो जुर्म है, गुनाह नहीं है, यानी करने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी नजर से ना। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपके नहीं वो जो करते हैं, और बड़े बड़े सीनियर लोग मैंने देखे, इवन आर्मी के भी जनरल रैंक के लोग मेरे साथ बैठ के इसी पे ही डिबेट करते रहे कि जी, मैंने कहा जी वो फलां जगह पे मैं गया और वो ओपनली स्मगलिंग कर रहे थे। सही। वो ट्राइबल एरिया द्वारा मेरी कोई रिश्तेदारियां भी है उधर, आना जाना है। तो वो कहते हैं, और उन्हें जब हम गए वो कहते हैं यार आपकी ताज़ीरात पाकिस्तान में ये जुर्म है, ये गुनाह नहीं है। तो उसको ट्रेड वो ट्रेड कहते हैं। वो कहते हैं ये स्मगलिंग कोई जुर्म नहीं है। इवन हत्ता के मंशियात का भी कारोबार, वो भी वो कहते हैं जुर्म है, गुनाह नहीं है। यानी कि ये जुर्म और गुनाह के दरमियान जो हमारी डिबेट चल रही है ना, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे यहाँ। और ये इसको लाइन लॉसेस को और कोई तरीका नहीं है, या तो कम्युनिटी बेस्ड को मॉनिटरिंग करें या निजकारी एक हल है। लेकिन निजकारी भी मेरे ख्याल इतना बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो आराम से होने नहीं देगा। सही। निजकारी में चूंकि जो जिसको जो आता है प्राइवेट एंटरप्रेनर, वो तो फिर लिहाज नहीं करता ना। वो तो ये नहीं हो सकता ना रिकवरी हो और लॉसेस भी होते जाएं और पिलफरेज भी होती जाए, उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। उसने तो प्रॉफिट के लिए काम करना है। वो तो फिर अमला भी एफिशिएंट रखेगा, उनकी करप्शन पे भी नजर रखेगा। और यहाँ तो मैंने अपने शहर में और दीगर शहरों में 10-10 फुट की दुकानों में 10-10 घंटे AC चलते देखा, 10-10 फुट की दुकानों में। यानी आप हैरान होंगे, और मुमकिन है वो बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हो कल। वो लोग जो हैं, मालूम हुआ रिसर्च करने के बाद, चेक एंड बैलेंस आपका कहने का मालूम ये हुआ कि वो 50,000 बिल आता है, जिसमें 10,000 वो लाइनमैन या लाइन सुपरिटेंडेंट को देते हैं जो ऊपर तक जाता है जी। 10,000 बिल होता है, बाकी 30-35,000 मैं या खालिद फरूकी या खालिद कयूम देते हैं। करप्शन या गवर्नमेंट का वो सर्कुलर रेट बन जाता है। करप्शन, ये सब आर्मी चीफ की जो एक अहम मुलाकात भी हुई, वो भी उसके भी अब नताइज जो है वो आ रहे हैं। देखें, अब ये वक्त वाकई आ गया है कि हम इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, और पर्टिकुलरली देखें आर्मी का एक इस मुल्क में आर्म्ड फोर्सेस का एक इम्प्रेशन है, यानी कि एक वो चीज़ों से डील कर सकते हैं, एक उनके यहाँ डिसिप्लिन, ट्रस्ट है, लोग एक ट्रस्ट भी है, एक डिसिप्लिन भी है। तो अगर वो उस डिसिप्लिन के साथ तमाम लोगों से मशावरत करके कोई एक लाहेमल बना लेते हैं, जिस तरह के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो काउंसिल बनी है SIF, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। सही। आप देखें जो शी जिनपिंग हैं, वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के, वो सदर भी हैं चीन के, और वो चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री कमीशन भी है। सही। ये उनके पास 3 ओहदे हैं। सही। और वहाँ वो बिल्कुल आपस में हार्मनी में चलते हैं। यानी कि जैसा कि हमें भी, मैंने 5 मरतबा गया, हमें भी उन्होंने सवाल किए कि आपके यहाँ अगर रियासत से रियासत का कोई मुआहदा होता है तो आपका एक विंग है आपकी हुकूमती निज़ाम का जो है, मिसाल के तौर पे वो जुडिशरी का कह रहे थे, वो उसको बिल्कुल स्क्रैप कर देता है। वो कहते हैं, मैंने कहा जी आपका कहते हैं हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, सब इदारे आपस में यकसा होकर चलते हैं, फौज, अदलिया, दीगर हुकूमत एक पेज पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमारे मफाद में। हमारे यहाँ चूंकि मफाद की भी हमने अपनी अपनी तशरीहात कर ली हैं कि मुल्की मफाद वो है जो मैं समझता हूँ। जिस तरह का अभी मेरे भाई खालिद कयूम ने कहा कि माजी की एक हुकूमत ने बाकायदा ये भी एक डेफिनेशन दे दी थी कि जो मेरे ज़हन में आ रहा है, जो जितना मुझे इल्म है वो और किसी को नहीं है। सही। तो अगर गवर्नेंस का मॉडल आपकी जाती विम्स के ऊपर बनेगा तो फिर आप नहीं आगे कहीं पहुंचेंगे। ये आर्मी चीफ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। मशावरत ताजरों से जो की गई, और ताजर एक ऐसे लोग हैं जो मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत मेरी नजर में ताजर भी एस्टेब्लिशमेंट है।
جو بڑا تاجر ہے صنعت کار ہے جو اتنا پورا کا پورا سسٹم معیشت کا ملک کے مقدس چلا رہا فیصلہ کرتے ہے ہیں۔ جی ہاں جی جی اور ضرور ان پہ وہ بھی لوگوں decision maker ہیں۔ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب دیکھیں نا اس میں اصل میں بنیادی طور پہ جو دو چیزیں ابھی آپ جن کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن لاسز کا اور یہ وہ معاملہ، جی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں صرف وہ لوگ انوالو ہیں جن کا تعلق کوئی ٹرائبل ایریا سے ہے یا نہیں، پسماندہ نہیں۔ علاقوں سے ہے۔ صحیح. ہمارے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے حکومتی اہلکار اور ہمارے ارکان اسمبلی، بااثر ارکان اسمبلی، ان سب کے حلقوں میں یہ کام ہوتا ہے، ہو رہا ہے بالکل. اور اسپیشلی سندھ اور کے پی میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ کچھ علاقے مخصوص ایسے ہیں جہاں پہ ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ریکوری کا معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے پھر باقی شہروں پہ بھی کے اوپر بھی، اور یہ جب اجتماعی طور پہ جب کسی پہ ڈالے جاتے ہیں بلز جب آتے ہیں تو پھر سب کو پے کرنا پڑتا ہے، سفر سارے کرتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی جی اس میں انہوں نے یہی بات کی جس کو بعد میں غلط طریقے سے کہیں پیش کر دیا گیا اور اس کی وضاحت بعد میں ہوئی. وہ یہ تھی، انہوں نے کہا جہاں بل جلتے ہیں وہیں پہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہیں پہ بل جلائے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نشاندہی کی تھی کہ جن علاقوں میں جس جگہ پہ بجلی چوری کی جا رہی ہے وہاں لوگ نکل آئے جی ہم نے بل، یہ ہمارے بل ہے، یہ پے نہیں کر رہے. خیر اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے لیے میکسیمم سخت قانون سازی ہونی چاہیے صحیح. کہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے ان کو سزا کیا دی جائے گی. اور یہ سزائیں جو ہیں باقی تمام جرائم اپنی جگہ پہ، یہ اسٹیٹ کے ساتھ جرم ہے، یہ سوسائٹی کے ساتھ جرم ہے، یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ آپ اپنی قوم کے ساتھ بھی جرم ہے. یہ آپ اپنی معیشت کے ساتھ جرم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ ایک ہی شخص اتنے جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میرے اپنے خیال کے مطابق کہیں بھی کسی طرح سے بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس کی چوری کی قیمت ہم باقی سارے لوگ ادا کر رہے پوری ہیں. قوم بہت رہی. اچھا اب دوسری جہاں تک بات ہے، یہ جو ابھی آرمی چیف کی صدارت میں جو اجلاس ہوئے ہیں انہوں نے تاجروں سے رابطہ کیا، اور اچھا یہ اس کی وجہ کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کے اندر ایک بڑی بے یقینی کی فضا ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دور ملک کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا بے یقینی کا دور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بے یقینی نے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، ابہام شش و جو پنج ہے میں. اس نے پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. صحیح. ہمارا روپیہ اتنا ڈیویلیو ہے ہی نہیں، بے یقینی نے اس کو ڈیویلیو کیا ہوا ٹھیک ہے. ہمارا سرمایہ کار اتنا کمزور ہے ہی نہیں، بے یقینی نے اس کو کمزور کیا ہے. ہمارا ایکسپورٹر جو ہے اتنا کمزور نہیں ہے، اس کی مارکیٹ میں سے ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے، اپنی چیز بناتا ہے، تیار کرتا ہے، بیچتا ہے، اور بہترین کوالٹی کی چیز خریدی جاتی ہے. صحیح. لیکن اس کے اوپر یہ بے یقینی کا پورے ملک کے اندر ماحول ہے، وہ کمپٹیشن سے نکل جاتا ہے سم ٹائم، اور پھر ہماری پالیسیز جو ہے اس میں ابہام ہوتا ہے. صحیح. ہم اس کو پرمیشن نہیں دیتے، ہماری ریڈ لائن جو ہے جگہ جگہ پہ آ جاتی ہے، ہمارا سرخ فیتا جو ہے وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتا. ٹھیک. اچھا اب جیسے یہ سٹیپ لیا گیا، اس میں کیا بڑی امپورٹنٹ بات جو رپورٹ بھی ہوئی وہ یہ ہے کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ یعنی سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے اور ان ملکوں سے ہو سکتی ہے، یہاں چانسز ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا، لیکن مسئلہ کیا بتایا گیا؟ مسئلہ بتایا گیا کہ پاکستان میں کرپشن، پاکستان کی بیوروکریسی، صحیح. یہ رکاوٹ بتائے گی. اور یہ کس کی طرف سے بتائے گی؟ یہ سعودی ولی عہد کی طرف سے بتائے گی، جو ریپورٹڈلی یہ بات ہے. جی. اچھا اب اس چیز کو، اس بیریئر کو، اس رکاوٹ کو دور کس نے کرنا ہے؟ اب اس میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بھی کرے، اور اسٹیٹ کا حصہ ہی جی ایچ کیو بھی ہے، اور جی ایچ کیو بھی اس میں یہ رپورٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس میں آپ کو گارنٹی دیں گے کہ آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک اچھا ماحول. اور سرمایہ دار کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. سرمایہ دار کو گارنٹی چاہیے، ورنہ سرمایہ دار تو دیکھیے نا وہ ایک بالکل چڑیا کی مانند ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا کسی کو اس کو اشارہ ہوا تو اڑ جاتا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر پاکستان میں یہ جو ماحول جو بن رہا ہے، جو بنایا گیا ہے، اگر یہ سرمایہ کاری اتنی ہو جاتی ہے تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. آپ کی انڈسٹری ساری کی ساری چلے گی. آپ صرف ایک سی پیک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہمارے باقی دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یوٹیلائز کر لیتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اپنی ہر طرح کی انڈسٹری کو آپ رن کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا آپ میں ابیلٹی ہے، جن چیزوں میں ابیلٹی نہیں ہے ان میں ابیلٹی لانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک جو فیلڈ خالی پڑا ہے اس وقت جس میں دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں کام، اور ہمارے بڑی تیزی سے اس پہ کام ہوا ہے، وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. جی. آئی ٹی سیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ جتنے میکسیمم اس کے لیے کالجز یونیورسٹیز بنا سکیں اتنے اسٹوڈنٹس تیار کر دیں.
जितने स्किल्ड लोग होंगे, आप किसी उनसे पूछेंगे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं हमें मैथ किया सर, हुआ अब तो दौर ही आईटी का दौर है। फ्रीलांसर अब काम तो आप ये पाकिस्तान में ये काम होना चाहिए ना, हमें जो एजुकेशन भी देनी है अपने स्टूडेंट्स को, वो स्किल्ड एजुकेशन देनी चाहिए। चाइना ने पूरी दुनिया में मॉडल चेंज कर दिया। खालिद साहब, मैं लास्ट टाइम चाइना गया ना, आज से 3 महीने पहले, वो 6G 7G पे चले गए, 7G पे चले गए। चाइना ने यानी मॉडल इतना आगे जा रहे हैं। चाइना ने मॉडल चेंज कर दिया है। बल्कि गुफ्तगू बड़ी सीरियस है, लेकिन बड़ी एक इन्होंने दिलचस्प डिस्कशन बताई कि वहां पे अब जो रोबोट्स के जरिए ही ऑर्डर अगर कोई लेना हो तो वो भी जो है वो हमारे एक डेलीगेट को रोबोट ने आगे वो सुबह सेफ्टी दी रही। अच्छा, और फिर देखिए हमारी जितनी मैन पावर है इस वक्त और हमारे यंगस्टर्स की तादाद जितनी पाकिस्तान में ज्यादा है, अगर हम उनको आज ये स्किल्ड बेस उनको एजुकेशन देते हैं तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये हमारी सबसे बेहतरीन अफरादी कुव्वत होगी। ठीक। और इसका बड़ी जल्दी इसका फायदा होगा। बाकी 2-3-4 चीजें जो उन मीटिंग्स में हुई, उसमें करप्शन पे बहुत वाज़ेह बात हुई है, करप्शन को कंट्रोल करना है। उसमें जो भी एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक तो देखिए हमें जो नज़र आते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी से मुतल्लिका लोग होते हैं, वो बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह स्मगलिंग का इशू जो है, और फिर डॉलर की स्मगलिंग जो है, इसका इशू, डॉलर पाकिस्तान से शक हो रहा है, डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है, गैर कानूनी ज़राए से जाता है, जिस तरह से भी करते हैं, इससे आगे वो ईरान तक जाता है। सो पाकिस्तान की मैशत को उस वक्त तक आप इस्तेहकाम नहीं दे सकते जब तक आप डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोकते, जब तक आप गंदम की स्मगलिंग नहीं रोकते, जब तक ये चीज़ें पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की अपनी मैशत के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए जो चीज़ जिस क्वांटिटी में आप दरामद करते हैं, अगर दरामद करने के लिए आपने पेमेंट कर दी और यहाँ से स्मगल होकर वो चीज़ निकल जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। और जो मीटिंग अभी हुई है, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसने सरमायादारों को और ताजर कम्युनिटी को का एहसास दिलाया। बहुत ज्यादा जितने लोगों से भी बात हुई इस सिलसिले में, उन सबको इसमें बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला है। अगर इसको मजीद मजबूत कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के लिए, पिछले अदवार में भी हुई थी मुलाकातें, लेकिन मैं उनसे ज्यादा इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टेज पे इस वक्त आज हम पहुंचे हैं, माजी में कभी पाकिस्तान इस स्टेज पे नहीं था। जिस तरह डिफॉल्ट के करीब पहुंचे और जिस तरह हम डिफॉल्ट से बचे हैं और जिस तरह हमने आगे भी जाके अपने मुल्क को बचाना है, इसके लिए ये मीटिंग जो है बहुत ही अच्छी रही। इस तरह की मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और प्रैक्टिकल जितने इकदाम हो सकते हैं वो करने चाहिए। बिल्कुल। और खालिद कयूम साहब, इसमें जब हम बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस की बात करें, जब सरमायादार होता है तो वो अपने पैसे जब इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये किस हद तक है। फिर जब उसको गारंटी मिल जाती है, और ऑब्वियसली जब इस लेवल पे गारंटी मिलेगी, कोई कारोबार बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तानी तरक्की करेगा। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में भी उनका एक अमलन जो किरदार है वो आपको नजर आएगा। और इसके साथ अब पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार को, इन्वेस्टर को, ताजर को, ट्रेडर को जो कॉन्फिडेंस है आज जो मुतासर हो रहा था, और गैर यकीनी की वजह से जिस तरह फरूकी साहब ने बात की कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो ताजर तबके का मुतासर हो रहा था, उसको बहाल करने की कोशिश की गई है इस मुलाकात में, और उनको जो है इस हवाले से हर किस्म के तावन की यकीन दहानी जो है वो भी की गई है। और उनके जो खदशात थे जो है इकानमी के हवाले से, मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, हत्ता के जो है वो स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से ताजर तबके को यकीन दहानी करवाई गई कि इस हवाले से एक टास्क फोर्स जो है वो भी कायम की जा रही है, क्योंकि इस वक्त हमारी जो मेशत है, हमारी जो इकानमी है, असल चैलेंज तो उस पर सबसे बड़ा जो बोझ बन रहा है वो अफगान स्मगलिंग बन रही है। इसमें देखिए कि जो चीनी का बहरान इस वक्त पैदा हो रहा है वो भी चीनी जो है वो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में। और अभी 2 रोज पहले आपने देखा कि कोयटा में 20 चीनी के ट्रक जो हैं वो कस्टम ने पकड़े, 70 करोड़ रुपए की उनकी मालियत थी। साथ ही ईरान से हमारा दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है, वहां से जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, इस पर बड़ी सीरियस टॉक हुई है उसमें। ये सिर्फ पेट्रोल नहीं, मीटिंग में वहां पर सरिया और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही हैं। और ये स्मगलिंग का जो दायरा है ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों तक भी जो है फैला हुआ है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान सिर्फ चीनी नहीं जा रही, हमारे गंदम,
आटा भी वहां पर स्मगल हो रहा है। हमारी जो यूरिया खाद है जिसका यहाँ बहरान पैदा होता है वो भी अफगानिस्तान की वजह से होता है। जिस तरह फरूकी साहब ने फरमाया हमारा डॉलर जो है अब वो भी अब वहां पर जो है वो जाता है। तो इस तरह जो स्मगलिंग है, लाहौर अवान सनत व तजारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा कि सालाना जो है सिर्फ 500 अरब रुपए का जो है वो हमें इस स्मगलिंग से जो है वो टैक्सों की मद में जो है अब वो नुकसान जो है अब वो हो रहा है। और इसके साथ आर्मी चीफ की तरफ से जो ताजर और बिजनेस क्लास से, बिजनेस कम्युनिटी से उनकी जो मुलाकात हुई, इन मुलाकातों में आर्मी चीफ ने जो SIFC का आज जो पाकिस्तान की मेशत की बहाली का जो मंसूबा है इस पर भी जो है उनको इत्मीनान में लिया। सही। और देखिए कि इसमें सिर्फ सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान होने आ जा रही है। और इसी तरह UAE से भी इतनी मालियत की ही जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान जो है वो आएगी। और इसके साथ दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वहां से सरमायाकारी। जब देखिए उमर साहब, जब मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लाती है। बिल्कुल ठीक है। और साथ अपनी मार्केट एक्सेस भी लाती है। और इसका बराह रास्त जो फायदा होता है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उससे उसमें यकीनन उसमें इजाफा होगा। और इसके साथ साथ इस मंसूबे के साथ साथ मईशत की बहाली के मंसूबे के साथ साथ हमारे जो निगरान वजीर तजारत हैं गौहर एजाज, उनकी तरफ से संतों की बहाली का भी एक मंसूबा दे दिया गया है जिसके तहत 1600 टेक्सटाइल के जो इस वक्त बंद यूनिट हैं उनको 1 माह के अंदर जो है वो बिल्कुल आपने इसका और अगले पहले 5 साल भी तक आपने जो किया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, बरामदात है, उनको 80 अरब डॉलर तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद कयूम साहब। जिस तरीके से बात करें इन्हीं टॉपिक्स पर जो है वो मजीद भी बात होगी, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't वेलकम बैक। मियां सैफुर रहमान साहब, हम इस वक्त SIFC की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर खुद इन्हिसारी की मंजिल की तरफ बढ़ना है तो हमें इन 4 सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, IT के जिस तरीके से बात कर रहे थे खालिद फारूकी साहब, और इसी तरीके से मिनरल, लाइफ स्टॉक, इनमें हमें इसके जरिए जो है हम खुद इन्हिसारी की मंजिल का हदफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल अच्छे अंदाज में उसका सारा बताया। जैसे IT का कहा जा रहा है, मतलब भारत का देख लें, IT पर उसने कितना सरप्लस ज़र मुबादला कई अरबों डॉलर का कमाया, और दुनिया जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 माह पहले हमने देखा चीन में 6G 7G टेक्नोलॉजी, और चीन के साथ जो हमारे रवाबत हैं, तजारती रवाबत भी। बल्कि एक मरतबा मैंने आपको बताया था कि मैं एक उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गया जी, तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान से आयरन और मंगवाते हैं। हालांकि ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी, मैंने आगे रिसर्च की तो वाकई जा रहा है। हालांकि आयरन और में हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं है, इतने कामयाब नहीं है उसकी एक्सट्रैक्शन में, लेकिन फिर भी यानी तजारत में ये भी एक इतने यानी एक्सप्लोर की जाए तो मौके मिलते हैं। सही। तो ये SIFC में ये जो चारों चीज़ें जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इनका जस्टेशन पीरियड जो है ना, इनको पाया तकमील तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार नहीं। सही। जैसे ज़राअत भी है, ज़राअत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 माह का एक प्रोजेक्ट होता है,
4 माह की आम फसल होती है जी। इसी तरह आईटी भी कोई फास्ट ट्रैक की चीज़ है, ये कोई इतना लंबा नहीं, ऐसे ऐसे कोर्सेज भी मौजूद हैं, ऐसे डिप्लोमाज, ऐसे स्टडीज़ के कि आप साल के अंदर अंदर बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं। माइनिंग में भी अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे चाइना में भी हमने देखा कि रिमोट माइनिंग भी हो रही है, रिमोट कंट्रोल, और थ्रू 6G 5G ये सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और पाकिस्तान में उसके प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं। सही। जैसे थारकोल की भी अभी खालिद साहब ने बात की, तो वो भी माइनिंग के शोबा आ जाता है। तो इन सारे शोबों में आप को एक प्लस पॉइंट तो आपका ये है कि आप स्टार्ट ही रिसोर्सफुलनेस से कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को आपने हार्नेस नहीं किया। सही। यानी रिसोर्सेज को हार्नेस करना जो है वो मैं समझता हूँ कि SIFC वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है। ठीक। अब मेरे ख्याल हम झगड़े की बजाय कि कौन इसमें लीड कर रहा है, कौन नहीं लीड कर रहा है, मैंने आगे आना है, उसने पीछे रहना है, तो उन झगड़ों से निकल के पाकिस्तान का सोचे मियां सब अब यही एक हल है कि इसमें छोड़ दिया जाए। और जैसे हम मुसल्लहवाद की बात करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन और रेपुटेशन है अवाम के अंदर, वो डिसिप्लिन की भी बात है कि गारंटीज हमारा सरमायाकार भी और बैरूनी सरमायाकार भी समझता है कि ये पाकिस्तान में एक मुस्तकिल इकाई के तौर पे एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी गारंटी जो है वो एक मुस्तकिल गारंटी होगी। बाकी जिस तरह एक PTI ने एक मुआहदा तोड़ा IMF के साथ, वो ये समझते हैं कि इनका मुआहदा किया हुआ या इनकी उसकी मुश्किलात का IMF के मुआहदे पे बात करें कि उसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना अभी तक हमें करना पड़ रहा है। देखिए मैं मियां साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बुनियादी तौर पे चीज़ ये है कि हमें देखना इस वक्त ये है कि एक पॉलिसी होती है जो लंबे अरसे की पॉलिसी होती है, तवील मुद्दत जिसको पॉलिसी कहता है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं। सही। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत जिस बात की है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की है। बिल्कुल। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी विजनरी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म फॉर द टाइम बीइंग आप टाइम डंग टपाओ जिसे कहते हैं, वो काम नहीं आप करें, वो काम आप नहीं करें, बल्कि इन पॉलिसीज को भी इस तरह से बनाएं कि जिसमें फौरी तौर पे आप क्राइसिस से बाहर कैसे आ सकते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि जैसे ज़राअत का है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमसाया मुल्क की निस्बत जो ज़राअत की फी एकड़ पैदावार हम जो इस वक्त गंदम की ले रहे हैं, वो कहा यह जाता है कि उससे हाफ है या हाफ से थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन हमारी पानी की कंजम्पशन जो है वो शायद उनसे दुगनी है। इस तरह हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अब इन चीजों से बचने के लिए सिर्फ जरूरत जिस बात की है वो ये है कि आपके इतने एग्री डिपार्टमेंट में इतने आपके महकमे हैं, इतने लोग हैं, उनसे आप काम क्यों नहीं ले सकते? अच्छा, अगर इसमें हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके लोग आके कहीं हेल्प करते हैं तो मेरे ख्याल में इसको वेलकम कहना चाहिए। एक तो ये है कि आपकी बंजर ज़मीनें जो हैं उनको आबाद किया जाएगा, जैसे जिस फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं कि बाहर से उसमें आप ज़मीन लीज पे दे के उनके साथ काम कर सकते हैं, उसमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है और बड़ी जल्दी उसकी जो है हमें फ़ायदे नज़र आएंगे। दूसरी बात यह है ज़राअत का शोबा, और दूसरी बात यह मादनियात का। अभी देखिए अफगानिस्तान ने $6.5 अरब के मुआहदे किए अभी 3 दिन पहले। अगर वहाँ ये मुआहदे हो सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने मुआहदे किए हैं, हमने मुआहदे बस सिर्फ इतनी बात है कि हमारी जो भी हुकूमत मुआहदा करे वो देखभाल के करे, जैसे रेकोडेक का हमारा तनाज़ा बना, इस तरह के कमजोर मुआहदे ना किए जाएं। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान ज़राअत के एतबार से दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खिते, बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान वो है। मादनियात यहाँ पे बहुत हैं, वो कितने आप मतलब ये जब इस पे काम हो रहा होगा, जब होता देखेंगे तो उसके नताइज हमारे सामने आ जाएंगे। इन 2-3 सेक्टर्स में अगर काम किया जाएगा, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक डिसिप्लिन काम किया जाएगा और शफाफियत होगी उसमें, और ये नहीं पता चलेगा कि कहीं किकबैक का इशू जो है वो भी हमारे सामने आए। अगर ये सारे इस तरह से काम होंगे और उन पे कोई ऐसी मॉनिटरिंग होगी, उनको इस तरीके से देखा जा रहा होगा, तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये जो कुछ भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, एक तो एतमाद देती हैं, दूसरा ये रास्ता देती हैं। जो रास्ता देती हैं, अगर जब उस रास्ते पे अगर आप चल निकलें और उस पर चलें, अगर आप पाकिस्तान को आज से ये तय कर लें कि हमने इसको क्राइसिस को अपनी खुद इन्हिसारी के साथ, अपनी मदद आपके तहत, अपनी स्किल्ड फोर्स के तहत हमने इसको इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना है, तो मुझे नहीं ऐसा कोई मुश्किल नहीं ऐसा लगता। दुनिया की बेशुमार मायूसी वैसे भी गुनाह है, मायूसी वैसे ही गुनाह है। दुनिया की बेशुमार अक़वाम वो है जिन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा बहरान देखे हैं। हमारा बहरान ऐसा नहीं है कि हमारा बहरान तो देखिए पिछले 4-5 साल में ज्यादा गहरा हुआ, इससे पहले हम एक पेस में चल रहे थे। आज से 15 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान में जो सालाना जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से बेहतर था। आखिर कोई वजह हुई ना, तो हम डिक्लाइन की तरफ, पोटेंशियल मौजूद है, हम इसी डिक्लाइन से निकलना है
تو گروتھ میں ہم بہتر جا سکتے ہیں, اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. قطعی طور پہ مجھے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے جس میں یہ سمجھوں کہ ہم ایک ایسے کرائسس میں ہیں جہاں سے ہمارے نکلنے کا چانس کوئی نہ ہو. ٹھیک, اور آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بالکل 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 بہت بہت اس کے امکانات, بہت چانسز ہیں, اور اس پہ توقع رکھنی چاہیے. اور پھر پاکستان میں نے بتایا نا کہ کوئی ایک مجھے شعبہ تو ایسا بتایا نا جس میں جو پاکستان میں موجود نہیں ہے, جہاں پہ پاکستان میں ہر طرح کی ریسورس, اور جو یوتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یوتھ آپ ہماری دیکھیں کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے, وہ بہت بڑا ریسورس ہے. اور اس کو میں نے اس کو جو میں نے کہا, اس کو سکلڈ یوتھ میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو یونیورسٹیز جو ڈگریاں دے رہی ہیں, ان یونیورسٹیز کو آپ باؤنڈ کریں نا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو آج کے دور کی تعلیم دیتے ہوئے آپ اس کو آئی ٹی میں لے کے جائیں. آپ آئی ٹی میں لے کے جائیں گے تو آپ میرا خیال کے مطابق بہت جلدی اس کے فاروقی صاحب, اس وقت پوری دنیا کے اندر 10 کروڑ جو ہنرمند افراد ہیں ان کی مختلف ملکوں کو ضرورت ہے. اور اسی طرح جاپان کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان کے اندر بھی ایک بڑی ڈیمانڈ جو ہے اب وہ اسکلڈ لیبر کی آئی ہے. اور خوش قسمتی سے جاپانی حکومت نے پاکستان کو بھی ان ممالک کی فہرست میں رکھا ہے جہاں سے وہ اسکلڈ جو مین پاور ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ منگوائیں گے. اور اس کے لیے کوریا بھی, اور اس کے لیے ہماری جو وزارت ہے اوورسیز کی جو وزارت ہے اس نے 100 کے قریب جو پاکستان میں امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ان کو وہاں جاپان بالکل. خالد قیوم صاحب, ہم جب یہ بات کرتے تو ہمارے یوتھ میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. خالد فاروقی صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بالکل پروگرام میں آج ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکشن کی گئی. مایوسی گناہ ہے, بالکل درست بات کی گئی کہ ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے. حالات مشکل ضرور ہیں, لیکن اگر مشکل حالات کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا جائے تو پھر ابھر کر بھی بڑے بہترین انداز میں سامنے آتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.